Good morning to all of you. Welcome in Lakshya classes. I am Chanchal Singh, your English teacher. And first of all, Happy New Year to all of you. And my dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है और आज 1 जनवरी है और आज से आप लोगों का मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट होता है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको आज हम लोग पर डे एक एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और आज क्लास 10th के मॉडल पेपर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और वीडियो के अंत तक देखिएगा कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है और इसके पूरे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को भी हम आज आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे मॉडल पेपर को ईमानदारी से करिए और ये मॉडल पेपर्स आपको पर डे मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 10th में और 70 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम होते हैं। 70 मार्क्स, ठीक है। उसमें से पार्ट 1 को हम जो आज हम लोग देखेंगे। पार्ट ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का आता है। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और सही ऑप्शन का क्या करना है, चुनाव करना है जो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो नीचे के प्रश्नों का आंसर है। ठीक है, पहले हम लोग पैसेज को क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है कि ऑफ ऑल द मुगल इंपरर्स, कह रहा है कि ऑफ ऑल द मुगल इंपरर्स, मुगल इंपरर्सों में से सभी मुगल इंपरर्सों में से अकबर इज द मोस्ट सेकुलर, अकबर जो है सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है। इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल इंपरर्स थॉट ऑफ देयर रिलीजियन, दूसरे जो मुगल इंपरर्स थे जो ये सोचते थे रिलीजन के बारे में, रिलीजन मतलब धर्म के, धर्म से लेकर के सेक्ट, सेक्ट का मतलब क्या होता है, सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय एंड ट्राइब मीन्स होता है जनजाति। यानी रिलीजियन, धर्मनिरपेक्ष और जनजाति को लेकर के दूसरे मुगल इंपरसों के तुलना में जो अकबर थे वो बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर का धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो धर्मों में क्या ना करता हो, पक्षपात न करता हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला लिखा है लाइंस, अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजियंस इक्वली, और अकबर जो है सभी धर्मों को समान मानने वाले थे, यानी सभी धर्मों को समान मानते थे। टू हिम मीन्स उनके लिए द हिंदूज वर एज डियर एज द मुस्लिम, उनके लिए जितना हिंदू प्रिय थे उतना ही ज्यादा मुस्लिम भी क्या थे, प्रिय थे। ही इनिशिएटेड, उन्होंने शुरुआत किया था ए रिलीजियन बाय द नेम ऑफ दीन ई इलाही, उन्होंने एक धर्म का शुरुआत किया था बाय द नेम ऑफ दीन ई इलाही, जिसका नाम था दीन ई इलाही। याद रखिएगा दीन ई इलाही के क्या थे, प्रोफाउंडर भी थे। अभी क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में। लिखा ही हैड मेनी हिंदूज किंग, इनके पास कई हिंदू राजाएं थे एज हिज फ्रेंड्स, मित्र के रूप में इनके पास बहुत ज्यादा क्या थे, हिंदू मित्र भी थे। हिज 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स मीन्स नवरत्न। अब नवरत्न जैसे बीरबल वगैरह क्या थे, इनके जो मंत्री थे नवरत्नों में से क्या थे, एक थे। आर क्वाइट फेमस, जो बहुत ज्यादा क्या थे, फेमस थे। पंडित नेहरू हैज शॉवर्ड लेविश प्रेज, और पंडित नेहरू ने इनके ऊपर लेविश प्रेज किया। लेविश मीन्स होता भरपूर मात्रा में, प्रेज मीन्स क्या किया, प्रशंसा किया। ऑन अकबर, किसका प्रशंसा किया, अकबर का भरपूर क्या किया, प्रशंसा किया। ठीक है, अकबर का भरपूर प्रशंसा किया। अब ये पैसेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप ऑल मुगल इंपरर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर, कह रहा है कि सभी मुगल शासकों में हु इज द मोस्ट सेकुलर, सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कौन था, सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कौन था। तभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाई, दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाई, यानी दीन ई इलाही जो है के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, यानी दीन इलाही वाज फाउंडेड बाई, दीन इलाही का जो है फाउंडेड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था,
तो ऑप्शन लिखा हुआ है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोट। अकबर्स के कोट में कितने रत्न थे, कितने ज्वेल्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 ज्वेल्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 ज्वेल्स, ऑप्शन नंबर सी दिया 9 ज्वेल्स, ऑप्शन नंबर डी है 10 ज्वेल्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 ज्वेल्स। ठीक है, 9 ज्वेल्स क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपसे 3 से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो क्वेश्चन थे वो आपसे पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो 4 to 8 है। क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि नीचे के आंसर देने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको क्या करना है, आपको चुनना है। ठीक है, चलिए कह रहा है द चिल्ड्रेन देयर होम डॉट 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 देयर होमवर्क व्हेन ही गॉट होम। अब कह रहे इस खाली स्थान पे, इस खाली प्लेस पे हमको क्या भरना है। ठीक है, खाली स्थान पे क्या भरना है। तो देख रहे हैं द चिल्ड्रेन देयर देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। ये लास्ट का जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो निश्चित रूप से पहला वाला जो है वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट का होगा। ठीक है, तो पास्ट का होगा तो ये आपका विल डूइंग तो होगा नहीं, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। वर डन होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा वाज गोइंग में और वर गोइंग में, दो ऑप्शन है वाज गोइंग। तो देखेंगे जो द चिल्ड्रेन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो द चिल्ड्रेन, चाइल्ड क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और जो चिल्ड्रेन होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल शब्द है हमारा, और प्लूरल शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं कि वर लगाते हैं, वर लगाते हैं। और वर में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो इसको बनाना है हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, वर डूइंग। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू वर्क हार्ड यू आर। यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो यू आर, तो आप क्या हैं। तो कह रहा है कि आप लेबोरियस हैं, कि आप लेजी हैं, कि आप सेल्फिश हैं, कि नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। यदि आप कठिन परिश्रमी हैं, इफ यू हार्ड वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो यू आर, तो आप हैं क्या हैं, लेबोरियस है। लेबोरियस मीन्स क्या होता है, लेबोरियस मीन्स होता है परिश्रमी। क्या होता है, लेबोरियस मीन्स होता है परिश्रमी। ठीक है, एक और होता है हार्ड वर्किंग, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग का भी मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग का भी मतलब परिश्रमी होता है। तो अगर लेबोरियस की जगह पे हार्ड वर्किंग आपको दिखाई दे तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, समझना है। समझ में आ रहा है, अगला देखेंगे। अगला लिखा है रीअरेंज। क्या कर रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जो इधर उधर जो वर्ड दिए गए क्लस्टर जो वर्ड है उसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसमें क्या क्या शब्द है, पहला लिखा है पार्क, माई हाउस, इज, देयर, ए, नियर। तो इतने सारे जो है आपके क्लस्टर्स वर्ड्स हैं, इसको मिला करके क्या करना है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, इस लाइन में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि जब कहा किसी चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति बताया था तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट देयर के रूप में यूज करें। जो इंट्रोडक्टरी देयर होता है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगा लिया, जो सब्जेक्ट था उस हमने क्या लगा लिया, देयर लगा लिया। ठीक है, सॉरी क्या लगा लिया, देयर लगा दिया, देयर। अब इसमें सब्जेक्ट तो देयर हो गया, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मॉडल लगाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे दिया, इज, तो हो जाएगा देयर इज। अब क्या लगाना है, देयर इज, अब जो लिखना माई हाउस, देयर इज माई हाउस, देयर इज, या फिर लिखेंगे देयर इज ए पार्क, एक पार्क है। ठीक है, एक पार्क है कहां पे, नियर, नियर माई हाउस।
नियर माई हाउस। यानी ऑप्शन नंबर अब देखेंगे क्या है इसमें, देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के नजदीक में क्या है, एक पार्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो सबसे इसमें सब्जेक्ट क्या लिखना था, सब्जेक्ट आपको बनाना था देयर, देयर का ये यूज था, तो देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी कौन सा जो शब्द है वो करेक्ट स्पेल्ड है, यानी सही स्पेलिंग उसका क्या किया गया, लिखा गया है। देखेंगे पहला जो है वो क्या है, एक्वेटेंस है, एक्वेटेंस। एक्वेटेंस में स्पेलिंग देखेंगे क्या यह सही है, एक्वेटेंस सॉरी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का स्पेलिंग क्या होता है, एक्सेप्टेंस में तो ACCEPT, यहां तक तो सही है। यहां पे जो ई है, ई जो यहां पे ई है, वो वहां ई के जगह पे हमको क्या लिखना है, ई के जगह पे हमारा ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। जो यहां पे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्या है, ई है, रहना क्या चाहिए, ए रहना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला एबंडेंस है, तो एबंडेंस में जो स्पेलिंग होता है वो होता है ABUDANCE। ठीक है, तो यहां पे तो लिखा हुआ है एबंडेंस, लेकिन इसने मिस प्रिंटिंग कर दिया हुआ है। मिस प्रिंटिंग में क्या है कि यहां पे जो बी लिखा हुआ है वहां पे सॉरी डी जो लिखा हुआ है, डी नहीं होकर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो चलिए भी इसको ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। अगला है एक्वेटेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है, स्वीकार होता है। एबंडेंस का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुरता होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रचुरता होता है, समझ पा रहे हैं, प्रचुरता होता है। ठीक है, तो एबंडेंस अभी इसको हम देखें, क्योंकि यहां पे डी क्या है, गलत लिखा हुआ है। एक्वेटेंस में भी वही ये रहा है कि यहां पे जो ई लिखा हुआ है वहां पे ई न होकर के क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अटेंडेंस में भी यहां जो ई लिखा हुआ है वो ई न होकर के ए होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें गलत जो दिया हुआ है, यहां पे ए होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पे भी ई के जगह पे ए होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहां पे भी ई की जगह पे ए होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बच गया एक ऑप्शन एबंडेंस। मैक्सिमम एंस देखा जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ए एन सी होना चाहिए, यहाँ पे भी ए एन सी होना चाहिए, यहाँ पे भी ए एन सी ई होना चाहिए, यहाँ पे ए एन सी ई है, यानी राइट आंसर तो यही है। लेकिन मिस प्रिंट कर दिया है, क्या मिस प्रिंट कर दिया है कि इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, जो बी लिखा हुआ है वो बी नौ लिख करके क्या कर दिया है, डी लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया है, डी लिख दिया है। ठीक है ना, तो आपका जो ये एबंडेंस में ये ए बी होना चाहिए, ABUDANCE। ठीक है, तो आपका ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे बी होना चाहिए जबकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर इसी को टिक करेंगे क्योंकि ANC चेक किया जा रहा था। ठीक है ना, फार्मूला होता है, स्पेलिंग टेस्ट में आपको पढ़ाया गया है। तो एबंडेंस का स्पेलिंग ABUNDANCE होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे के आंसर को क्या करता है, देता है। ठीक है, तो देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को पढ़ करके हम लोग क्या करें कि आई न्यू, मैं जानता था डेट, मैं जानता था कि द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, जो ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, लाइंस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, लिखा है कि न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि अत्याचार करने वाला या प्रताड़ित, जो प्रताड़ित हो रहा है व्यक्ति और प्रताड़ित सहने वाला जो व्यक्ति होता है, दोनों को ही समान रूप से क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, लिबर्टेड होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है या छीन लेता है, इज ए प्रिजनर हैबिटेड, वो घृणा का क्या होता है, कैदी होता है। ही इज लॉक्ड, वह कैद होता है। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि बिहाइंड
बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मीन्स क्या होता है? प्रिजुडाइस मीन्स होता है पक्षपात, ठीक है। तो पक्षपात के क्या होता है, वो पीछे होता है जेल के पक्षपात वाले जो बार्स होते हैं, जो सलाखें होती है, उसके पीछे होता है। एंड नेरो माइंडनेसनेस, और उसके क्या होते हैं? संकीर्ण मानसिकता का होता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह क्या होता है? वह घृणा के क्या होता है? कैदी होता है। वो पक्षपात के सलाखों के पीछे होता है। एंड नैरो माइंडनेस होता है, और क्या होता है? संकीर्ण मानसिकता का होता है। लिखा है कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम। यदि हम किसी की क्या करते हैं? स्वतंत्रता को ले लेते हैं, तो सच में हम क्या नहीं होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और मैं उतना स्वतंत्र भी नहीं हूं व्हेन फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरे स्वतंत्रता को क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर एलाइक और रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहना कि जो ऑपरेस्ड होता है और जो ऑपरेसर होता है, अत्याचार करने वाला जो होता है और अत्याचार जो सहने वाला होता है, दोनों को क्या किया जाता है? उसकी मानवता को क्या किया जाता है? उसकी ह्यूमैनिटी को लूटा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसेज था। अब इस पैसेज के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ऑथर द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली। जो लेखक है वो कहता है द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड, जो प्रताड़ित करने वाला है उतना ही क्या होना चाहिए? उसको भी मुक्त होना चाहिए। किसको मुक्त होना चाहिए? एज द ऑपरेस्ड। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जितना प्रताड़ित करने वाला होता है उसी उतना ही ज्यादा मुक्त किसको होना चाहिए? प्रताड़ित सहने वाले को और प्रताड़ित करने वाले को, दोनों को समान रूप से क्या होना चाहिए? लिबर्टेड होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है। क्या होता है? ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग पैसेज को, ठीक है। तो ऐसे पैसेज आएंगे और पैसेज के पढ़ने के बाद क्या होंगे? क्वेश्चन देना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या करना? पैसेज को देखना है और आंसर देना है, ठीक है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 11 से 13 जो क्वेश्चन आएगा वो क्या कर रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी सही ऑप्शन का चुनाव करिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निश्चय के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि व्हाट चेंज ब्रॉट, कौन सा परिवर्तन लाया इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका के एक अंतरराष्ट्रीय नेता ने क्या परिवर्तन लाया? तो उन्होंने क्या परिवर्तन लाया? आप लोगों को पढ़ा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इस लेसन के पढ़ने के बाद क्या जो है इंड किया गया था? तो इंड किया था इंड ऑफ एपार्थाइड। एपार्थाइड मींस क्या होता है? रंग भेद होता है। स्पेलिंग को ध्यान से आप लोग देखेंगे। एपार्थाइड मींस क्या होता है? रंग भेद होता है। इंड ऑफ अपार्थाइड यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो इंटरनेशनल एक लीडर थे जो साउथ अफ्रीका के लिए एक परिवर्तन लाए थे, और वह परिवर्तन क्या था? वो परिवर्तन था इंड ऑफ एपार्थाइड। इंड एपार्थाइड मींस क्या होता है? रंग भेद का अंत इन्होंने किया था। किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने किया था, ठीक है। चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, वहां पे भी एमसीक्यूएस कराया गया था, लेकिन आज मॉडल पेपर्स में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं और आज क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, उन्होंने अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कैसे वो एक्सप्लेन करती है? तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डिलिकेट फादर और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कि एनी ने अपने पिताजी को एक एडोरेबल फादर के रूप में कहा था। एडोरेबल फादर मीन्स होता है प्यारे पिताजी या फिर पूजनीय पिताजी के रूप में उन्होंने अपने पिताजी को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज दैट फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गिज, बिल्कुल भैया आप ये कुर्ग चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। कुर्ग चैप्टर से लिखा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गिज,
यानी कुर्ग का जो मुख्य फसल है इजमिस है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए का रहा है राइस, ऑप्शन नंबर बी का रहा है कॉफी, ऑप्शन नंबर सी का रहा है टी, ऑप्शन नंबर डी का रहा है स्पाइस है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। यानी कुर्ग का जो मुख्य फसल था वो क्या था? आपका कॉफी था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहे रीड द गिवन स्टेट। कह रहा है कि नीचे के अंश को क्या करिए? पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और सही विकल्प का क्या करिए? चयन करिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे के प्रश्नों को जवाब देने के लिए। ठीक है, कह रहे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ टू हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया होगा कि इस लेसन से लिया गया है। ठीक है, द फायर एंड आइस चैप्टर से क्या किया गया है? लिया गया है। और आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर 14 से 15 यानी दो क्वेश्चन क्या किए जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि हु कंपोज दीज लाइन्स, यानी इस कविता, इस लाइन्स को किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी का रहा है कि रोबिन केलिन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी का रहा है कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी का रहा है लेस्ली नोरिस ने लिखा है। तो आपको पता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, सॉरी हाँ, जो डस्ट ऑफ स्नो है, सॉरी डस्ट ऑफ स्नो से नहीं, फायर एंड आइस से है। और दोनों लेसन को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये है फायर एंड आइस चैप्टर से। और फायर एंड आइस के जो लेखक है वो क्या है? रॉबर्ट। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि प्रोज के लेसन्स के नेम और उसके राइटर्स के नेम दो भाग में आपको क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। एक तरफ लेसन के नेम लिखना है और एक तरफ जो है राइटर्स के क्या लिखना है? नाम लिखना था, और उसको याद करना। इसका आपका टेस्ट भी हुआ था, तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन कर पाए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कहा गया था कि प्रोज के जितने भी लेसन थे उसको उसके लेखक के नाम को याद करना है। फिर पोएट्री का मैंने करवाया था, फिर सप्लीमेंट्री का आपका करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सही टिक किए होंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस द पोएट फेमस। यदि संसार जो है दोनों तरीके से क्या होता है? नष्ट होता है। यानी फायर से भी होता है, फायर से भी होता है और आइस से भी होता है। तो आप बताइए कि जो द पोएट फेमस क्या होगा? फायर होगा कि आइस होगा? इन दोनों ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एटम बम, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है आइस, ऑप्शन नंबर डी है फायर। देखिए देखिए, सबसे पहले तो जो पोएट हैं, जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो फेवर में जाते हैं किसके? फायर में जाते हैं। ठीक है, क्या किस में जाते हैं? फेवर में जाते हैं, फायर में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर फायर हो जाएगा। उन्होंने बात दोनों को कहा, फायर को भी कहा था और आइस को भी कहा था, लेकिन वो पहले अटेम्प्ट जो जाते हैं वो किसके फेवर में जाते हैं? वो फायर के फेवर में जाते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि आइस से भी क्या होता है? उतना ही डिस्ट्रक्शन होता है जितना कि फायर से होता है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किसके में जाते हैं? फायर में जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, फायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो दिखाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि सही विकल्प का चयन करें टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल। ठीक है, पहली बात तो कोई शब्द ईटेबल होता नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारी किताबों में एक मिस्टेक को देखा है। खाने वाली चीज जो योग्य होता है वो इडिबल होता है। ठीक है, इडिबल होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईटेबल लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे करें फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, मतलब कि ट्रिकी को कोई भी खाने वाला चीज नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 ये दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि जो ट्रिकी नाम का जो डॉग था उसको 2 दिनों तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। उसको सफिशिएंट वाटर दिया गया था, प्रचुर मात्रा में क्या दिया गया था? वाटर दिया गया था, और उसको एक्सरसाइज कराया गया था। बाकी उसको कुछ खाने पीने के लिए 2 दिनों तक दिया नहीं गया था। इसलिए द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 2 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे।
लिखा है वेयर अनिल टक द मनी, करा वेयर मीन्स कहां, अनिल टक्ड अनिल ने रखा था, द मनी मीन्स पैसे को, यानी अनिल ने पैसे को कहां रखा था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, अंडर द मैट्रेस, यानी गद्दे के नीचे रखा गया था। कहां रखा गया था, गद्दे के नीचे, यानी अनिल ने पैसे को कहां रखा था, अंडर द मैट्रेस रखा था, गद्दे के नीचे लिखा। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर दिया है अंडर द सोफा, अंडर द मैट, अंडर नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर द मैट्रेस। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आराम से। अगर आपको लग रहा हो सर फास्ट बोल रहे हैं तो आप बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, दिखाना है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। लेकिन ठीक है, आप समझिए, अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो फास्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन जो है किस प्रकार का व्यक्ति था, ग्रिफिन जो था किस प्रकार का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉलेस पर्सन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जब, इसमें दो ऑप्शन सही है। पहला तो एक लॉलेस पर्सन कर रहा है, लॉलेस में गैर कानूनी व्यक्ति था, बिल्कुल सही बात है। जो ग्रिफिन था क्या था, एक गैर कानूनी व्यक्ति था, ठीक है। और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी वह एक लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। लिखा है कि एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, लिवरपूल पे, लंदन में, रीडिंग में, ऑक्सफोर्ड में। बिल्कुल तीनों चार ऑप्शन देंगे, उसमें चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग सही ऑप्शन हो जाएगा। अब रीडिंग क्या है, एक पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट का क्या है, एक स्थान है, यहीं पे एब्राइट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पे, एक पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां पे रीडिंग नामक स्थान पे क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे आज। लिखा है मिस्टर लॉजेल वेंट टू एम फ्रोस्टियर टू बारो, मिस्टर लॉजेल जो थी वो मिसेस फ्रोस्टियर के पास क्या उधार लेने के लिए गई थी। कह रहा है ए ड्रेस उधार लेने के लिए गई थी, ए नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी, ए ब्रेसलेट लेने के लिए गई थी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नेकलेस। क्या लेने के लिए गई थी उधार, एक हार को क्या लेने के लिए गई थी, उधार लेने के लिए गई थी, ठीक है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे के जो आंसर है उसको क्या करना है, आपको देना है, ठीक है। ये अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक है इन द एबव पैसेज इन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का क्या जो है क्या जो सोर्स है इसको देखना है। वेयर इज अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, कहां ये है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन मीन, वर्क है, बिजनेस है। ऐसे पैसेज से क्या करना है, वर्ड्स को लिखना जो पैसेज में क्या किया गया होगा, दिया गया होगा, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। पैसेज अनसीन पैसेज को मैंने कराया था, इस पैसेज को भी मैंने करा दिया था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, यानी आपको अपने मित्र को निमंत्रण देना है, टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई के शादी को अटेंड करने के लिए अपने मित्र को क्या करना है, एक लेटर लिखना है। आर में लिख रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, कि वो आपकी छुट्टी को मंजूरी कर ले, टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, कि आप अपनी बहन की शादी को अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिखना है, ये नहीं कि आप लेटर भी लिखें और एप्लीकेशन, दोनों में से आर कह रहा है, आर का मतलब होता है या तो आप लेटर लिखिए या तो आप क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यू आर कडम्बरी and report of the Times of India, you are an eye witness
to launch of VRI, a companion of communal harmony of SPR at RAT. Leading cricketers try to create harmony by meeting children affected by the गोधरा रोड्स राइट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आपको एक कैंपेन, एक अभियान पे जाना है जिसको कम्युनल हार्मोनी कहा जा रहा है। उसमें क्या लिखना, आपको रिपोर्ट लिखना है, और आप एक क्या है, एक कोदम्बरी है, रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो आपको लिखना है, या तो इसका आप आंसर लिखिए, या तो आपको क्या करना है, आपको आर करके दिया हुआ है, राइट एनएसए आर्टिकल ऑन फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, यानी आर्टिकल्स आपको लिखना है, और जो आर्टिकल्स है वो किस पे है, माय फेवरेट बुक पर है। ठीक है, माय फेवरेट बुक पे टॉपिक हिंट्स दिया हुआ है, यानी हेडिंग जनरेट कर सकते हैं, नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, किताब का नाम और उसके ऑथर का नाम, थीम ऑफ द बुक, यानी आपको वर्णन करना है उस किताब का थीम क्या, उद्देश्य क्या है, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उसके लैंग्वेज क्या है, उसके स्टाइल्स क्या है, रीजंस फॉर लाइकिंग हिम, और उसको पसंद करने का क्या रीजन है, और कंक्लूजन, और उसका निष्कर्ष क्या है। तो आप या तो लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है, या तो रिपोर्ट लिखना है, या तो आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, ये चीजें आपको कराया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब ग्रामर के पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन, ठीक है, ग्रामर का पोर्शन क्या कह रहा है, ग्रामर का पोर्शन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि रीड राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करिए, इसको आप बदलिए, डायरेक्ट दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। क्या कह रहा है, रीड राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, गीता सेड टू मीनू डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। ठीक है, तो जब भी कोई हमको देता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, सबसे पहले तो हम सेंटेंस के फीचर्स को देखते हैं कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो लिखा है डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, यानी डज या डू, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का रूल्स होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गीता। ठीक है, गीता। ठीक है, गीता आस्क्ड, गीता आस्क्ड, गीता आस्क्ड, गीता आस्क्ड मीनू। ठीक है, गीता आस्क्ड मीनू। अब कामा, इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते तो हो जाएगा गीता आस्क्ड मीनू इफ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो जो यू है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहां जाएगा, मीनू के पास जाएगा, और मीनू के पास जाएगा तो हो जाएगा आपका सी, तो हो जाएगा गीता आस्क्ड मीनू इफ सी, सी। ठीक है, सी हो जाएगा, और ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो क्या होगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसको बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो हो जाएगा इफ, यू जाएगा मीनू के पास, हो जाएगा सी, और ब्रैकेट में लिख लेंगे मीनू, क्योंकि ये किसके लिए यूज किया गया है, मीनू के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मीनू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में तो हो जाएगा लाइक्ड, लाइक्ड। ठीक है, लाइक टू रीड दिस, दिस को बदल देंगे डैट में, हो जाएगा रीड डैट, रीड डैट नॉवेल, और लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो हो जाएगा गीता आस्क्ड मीनू इफ सी, ब्रैकेट में लिख देंगे मीनू लाइक्ड टू रीड दैट नॉवेल्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हम लोग। तो ये कौन सा सेंटेंस था, यस या नो टाइप था। ठीक है, यस या नो टाइप का सेंटेंस हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी हो जाएगा गीता, गीता सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, हो जाएगा गीता आस्क्ड मीनू इफ सी लाइक्ड टू रीड दैट नॉवेल, और लास्ट में कर देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में क्या करना है, चेंज करना है। लिखा है आई नो हिम वेरी वेल,
मैं तुम्हें अच्छे से क्या करता हूं, जानता हूं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हिम को इधर लाएंगे, हिम को इधर लाएंगे, हो जाएगा ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही क्या है, एक वचन, तो लिखेंगे इज, हो जाएगा ही इज नोन, ही इज नोन। अब वेरी वेल, ही इज नोन वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल बाई, और आई को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बाई मी, और लास्ट में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो देखा ही इज नोन वेरी वेल बाई मी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचुएट द फॉलोइंग। ठीक है, पंचुएट द फॉलोइंग, नीचे के को क्या करिए, पंचुएट करिए। ही सेड टू रमेश कंग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, ठीक है, इसमें क्या गलती है, ठीक है, देखेंगे। लिखा है ही सेड टू रमेश। ठीक है, ही सेड टू रमेश में तो ही जो है कैपिटल लेटर हो जाएगा, यानी यहां पे जो ही है इसको हम लोग कर देंगे कैपिटल लेटर में, हो जाएगा ही। सेड टू रमेश में भी आर कैपिटल लेटर कर देंगे, हो जाएगा ही सेड टू रमेश, यहां पे कामा लगा देंगे और यहां पे इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ही सेड टू रमेश, ही सेड टू रमेश कामा इन्वर्टेड कामा, और कैंग्रेचुलेशन में सी कैपिटल कर देंगे, हो जाएगा कैंग्रेचुलेशन। और जब कैंग्रेचुलेशन लिख देंगे तो यहां पे क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, जिसको इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसमें करना था, इसमें करना था हमको सबसे पहले ही को कैपिटल लेटर, यानी यहां पे ही में एच कैपिटल लेटर हो जाएगा, रमेश में आर कैपिटल लेटर हो जाएगा, और कामा लगा देंगे, फिर इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। कैंग्रेचुलेशन में सी कैपिटल लेटर हो जाएगा, कैंग्रेचुलेशन के बाद इंटरजेक्शन मार्क लगा देंगे, यू कैपिटल लेटर कर देंगे, वाई में वाई कैपिटल लेटर हो जाएगा, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन, और फिर जो है एग्जामिनेशन के बाद क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के और इन्वर्टेड कामा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन में क्या क्या करना था, पंचुएशन में आपको एक बार और देखेंगे, यहां पे ही में यच कैपिटल करना था, रमेश में आर कैपिटल करना था, और उसके बाद से कामा इन्वर्टेड कामा यहां लगाना था, कैंग्रेचुलेशन में सी कैपिटल करना था, यहां पे इंटरजेक्शन मार्क लगाना था, वाई को कैपिटल करना था, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कामा बंद करना था। ठीक है, तो ये तो था हमारा पंचुएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि नीचे के वाक्य को क्या करिए, ट्रांसलेशन करिए। ठीक है, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन में क्या करें, हिंदुओं के लिए गंगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी नीचे को किस में आप ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में क्या करें, ट्रांसलेट करें। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो क्या हो जाएगा, हिंदुओं के लिए जो गंगा है वो एक पवित्र नदी क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे गंगा, पवित्र का क्या हो जाएगा, सैक्रेड भी हो सकता है, होली भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि गंगा इज ए होली रिवर ऑफ हिंदूज, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी, क्या हो जाएगा, गंगा इज ए होली रिवर फॉर हिंदूज। ठीक है, अब अगला कर, यानी पवित्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैक्रेड हो जाएगा या फिर होली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब कह रहा है यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है। ठीक है, यह उत्तर भारतीयों के लिए क्या है, जीवनदायिनी है। तो क्या लिखेंगे इट इज ऑल्सो लाइफ गिविंग, क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग किसके लिए, फॉर
नॉर्थ इंडियंस, फॉर नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है, तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, कर लेंगे। अगला लिखा हुआ है कि हिंदू हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे हिंदूज हिंदू हिंदूज कॉल द गंगा, क्या बोलेंगे, हिंदूज हिंदूज कॉल द गंगा, डबल इंटू कॉमा लिखेंगे मदर गंगा, मदर गंगा, डबल इंटू कॉमा और क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगाना। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे, क्या कहेंगे, हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। ठीक है, अगले प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, प्रसन्न होता है, तो क्या लिखेंगे, एवरी हिंदूज या एवरी हिंदू लिखेंगे। ठीक है, एवरी हिंदू क्या करता है, प्रसन्न होता है, तो लिखेंगे इज डिलाइटेड, एवरी हिंदूज इज डिलाइटेड, क्या करके, जा करके, तो टू विजिट, तो हो जाएगा एवरी हिंदूज इज डिलाइटेड टू विजिट, कहां पे, तो बैंक्स ऑफ द सेक्रेड गंगाज, किसके किनारे, तट पर। तट का इंग्लिश शोर भी होता है और तट का बैंक भी होता है, किनारा जिसको बोलते हैं। तो बोलेंगे कि एवरी हिंदूज इज डिलाइटेड टू विजिट द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड गंगाज या होली गंगाज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यह कह रहा है यहां मेले भी लगते हैं, तो यहां मेले भी लगते हैं, क्या हो जाएगा, फेयर्स आर, फेयर्स मीन्स क्या होता है, मेला होता है, तो हो जाएगा फेयर्स आर आल्सो हेल्ड और यहां का हो जाएगा हियर, तो हो जाएगा फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर। अब लिखा है गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तरों से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, सभी प्रयास, तो क्या लिखेंगे, इफोर्ट्स आर आल्सो, क्या लिखेंगे, इफोर्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड बनाया जा रहा है, कैसे, एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, यानी सभी स्तर से क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, क्या करने के लिए, टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, तो गंगा का प्रवाह के लिए, तो क्या लिखेंगे, टू मेंटेन फ्लो ऑफ गंगा, FLO, फ्लो ऑफ गंगा, फ्लो ऑफ गंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट कर देंगे। बहुत आसान है, बस इतना ध्यान रखना कि इसकी मीनिंग्स को आपको आना चाहिए, टेंस पहचानने आना चाहिए, और फिर आसानी से क्या कर लेंगे, आप लोग इसको कर लेंगे। तो एक बार और देखेंगे, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी, क्या हो जाएगा, गंगा इज ए होली रिवर फॉर हिंदूज, कह रहे यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, आगे लिखा है कि हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। ठीक है, आगे लिखा प्रत्येक हिंदू पवित्र नदी के तट पर जाकर प्रसन्न होते हैं, तो क्या लिखेंगे, एवरी हिंदूज इज डिलाइटेड टू विजिट द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड गंगा या होली गंगा। ठीक है, आगे लिखेंगे गंगा, यहां मेले भी लगते हैं, तो क्या लिखेंगे, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर। ठीक है, अगला लिखा गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो लिखेंगे कि एफर्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड एट ऑल लेवल्स, क्या करने के लिए, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ गंगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिटरेचर में क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, कि प्रत्येक का क्या करिए, 30 से 40 शब्दों में क्या करिए, आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो रिलेटेड टू गॉड से लेसन लिया गया है कि लेंचो का हृदय क्यों जो है दुख से भरा हुआ था, या तो इसका आंसर दीजिए, या तो कह रहा है डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग, या कुर्ग के किसी 2 पर्यटक स्थानों के बारे में क्या करिए, वर्णन करिए, दोनों में से कोई एक। बी कह रहा है कि व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, यानी
बल्ली क्यों जो है बस से यात्रा करना चाहती थी या सवारी करना चाहती थी, या तो इसका जवाब दीजिए, या अथवा करके लिखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन क्या है इन नेशनल मंडेला ओपिनियन, मंडेला के राय में कि देश राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोत्तम धन क्या है या सबसे बड़ा धन क्या है। ठीक है, तो ये मंडेला चैप्टर्स में आपको पढ़ाया गया था, इसको आप लोग क्या करेंगे, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में क्या करिए आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, ए और बी में से कोई एक। ठीक है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियार्ड्स, करें मंडेला एक पैट्रियार्ड्स के बारे में क्या सोचता है, कैन दे बी रिपेड क्या उनका भुगतान किया जा सकता है, मंडेला वाले चैप्टर्स में पढ़ाया भी गया था, टेस्ट भी लिया गया था, इसलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि व्हाट डिड बुद्धा से, बुद्धा ने क्या कहा अबाउट द मार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नश्वर के बारे में बुद्धा ने क्या बताया था, क्या कहा था। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लिखना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा भी इस लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा संसार का दोहरा जो है अंत जो है कैसे होगा, इसके बारे में बताना है। या तो आप ये बताइए, या तो राइट 4 लाइन्स पोएम, वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन ध्यान रहे लिखा है डू नॉट कॉपी ऑन द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो अभी इसके पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही दिया गया था, ये नहीं कि उसी में से 4 लाइन लिखते हैं, लिखा है कि जो इस टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में पैसेज न दिया हो उस पैसेज को आपको लिखना है, उस लाइंस को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम्स का, यानी ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, फॉग, तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को क्या करना है, लिखना है, वो भी कितने 40 से 50 वर्ड्स में क्या करना, लिखना है। तो तीनों में से कोई भी लिखने, कई बार आपको क्या किया गया, रिवाइज कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में क्या करना, बताना है। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, कह रहा है कि ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र तरीका क्या था, या तो इसका जवाब दीजिए, या फिर वाई मटिल्डा बारोड द नेकलेस, मटिल्डा जो है हार को क्यों उधार ली थी। ठीक है, दोनों में से कोई एक को लिखना है, और इसके लिए जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स क्या है आपके मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का जवाब देना है 60 वर्ड्सों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, यानी डिटेल्स में ट्रिकी के चैप्टर को क्या करिए, कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे महत्वपूर्ण पात्र ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल्स, ट्रिकी वाले चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है इस चैप्टर का, उसको क्या करना है, ट्रिकी जो नाम का डॉग है उसका क्या करना है, डिटेल्स में क्या करना है, वर्णन करना है। या तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, या तो कह रहा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, या ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, तो आपको इन सब प्रश्नों का क्या करना है, आंसर देना है। इस तरीके से ये आपका मॉडल पेपर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी तरीके से डेली आपको मॉडल पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे, और आप लोग बैठ करके इस सारे प्रश्नों का एक बार आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अगर आपका तैयार है तो सो गुड सो फार, अगर नहीं तैयार है तो आप बैठ करके तैयार करिए। इस तरह से लगभग पूरे जनवरी में हर दिन आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। और इस वीडियो को अगर आप लाइक न किए हो, सब्सक्राइब को, तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली आपको मॉडल पेपर्स मिल सके। अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वे लोग भी अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में पा सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, नाइस टू मीट यू।